हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज जस्ट बिकॉज योर पाथ लुक्स डिफरेंट डजंट मीन यू आर लॉस्ट। है ना, सीधी सी बात है। कई बार हमने कुछ चीज़ें प्लान की होती हैं। ठीक है, हमने सोचा है कि 2023 में मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लूँगा, 2024 में 6 महीनों में, स्टार्टिंग में 2023 के स्टार्टिंग के 6 महीनों में ये कर लूँगा, सर्टिफिकेट हासिल कर लूँगा। उसके बाद मैं एक अच्छी सी एमएनसी में, या फिर एमएनसी ना हो तो अच्छे से स्टार्टअप में अपना करियर स्टार्ट कर लूँगा, और उसके बाद मेरी अच्छे अगले 6-7 महीनों में अच्छी खासा पैकेज हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये मैंने प्लान करा। लेकिन हो सकता है कि वो जो स्टार्टिंग के 6 महीने में थे उनमें मेरे साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए जिसकी वजह से मैं वो 6 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट ना कर पाऊँ। ठीक है, कोई भी XYZ सिनेरियो हो जाए जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्लानिंग करी है वो गलत है। ऐसा तो नहीं हो गया ना कि आपने जो प्लानिंग करी थी कि मैं 6 मंथ्स में ये कोर्स करने वाला हूँ और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे जॉब करूँगा, तो वो आपकी प्लानिंग गलत है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये कि थोड़ा सा डिले हुआ है, आप अपने पाथ के ऊपर फोकस बना के रखिए। कई बार ऐसा होता है चीज़ें जो हम जिस तरीके से हमने प्लान करी है उस हिसाब से नहीं चलती। ठीक है, तो इट रियली डज नॉट मीन कि आप कहीं भटक गए हैं या आप सही रास्ते पे नहीं हैं। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, आपको ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं, आपको ये लग रहा हो कि यार एक के बाद एक परेशानी आई जा रही है। अभी मैथ्स का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था अच्छे से, इन्होंने रीजनिंग का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया, या रीजनिंग टॉपिक ही हटा दिया, उसके बेसिस उसके बजाय अकाउंटिंग डाल दिया। एसएससी में बताओ अकाउंटिंग का क्या काम है ना। तो आपकी परेशानी बढ़ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रास्ता गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भटक गए हैं। ठीक है, वो परेशानियां, परिस्थितियां जो हैं, परेशानियां जो हैं आपको परखने के लिए आ रही हैं। ठीक है, जितना आप उन परेशानियों और परिस्थितियों को निकल के आगे आएंगे उतना ही निखर जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल करा था जिसमें हमने बताया था कि राजस्थान में पिछले 6-7 दिन से स्ट्राइक चल रही थी, राइट। और वो स्ट्राइक किस वजह से चल रही थी? डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी। जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, प्राइवेट अपने क्लिनिक्स वाले डॉक्टर्स थे, उनकी स्ट्राइक चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि राजस्थान में एक राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 पास किया गया है। ठीक है, तो उन लोगों के इसके बेसिस पे कुछ कंसर्न है। अब इस एक्ट में कहा गया है कि फ्री हेल्थ जो है, इमरजेंसी फ्री हेल्थ जो है, और फ्री ड्रग्स और कुछ और चीज़ें हैं ना, ये हर एक नागरिक का अधिकार है। ठीक है, और ये राइट टू लाइफ जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको उसके अंडर बताया कि राइट टू लाइफ अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब ही उसके अंदर में राइट टू हेल्थ आ ही जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को जीवन की बात करें तो उसकी सही अच्छी जिंदगी हो, हेल्दी जिंदगी हो, वो भी तो जीवन का ही हिस्सा है ना। तो अब उनने आज बताया कि इसमें वो लोग क्यों क्यों मतलब इस राइट टू हेल्थ एक्ट को वो क्यों ऑफेंड कर रहे हैं, मतलब क्यों उसका खिलाफ जा रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये बेसलेस मिसगिविंग्स का रीज़न है, क्योंकि उन लोगों के पास क्लियर जो है मतलब उनके पास कुछ डाउट्स हैं। उनके पास ये नहीं है कि सच्ची में ऐसा हो जाएगा, बस उनके मन में कुछ डाउट्स हैं जिनके बेसिस पे वो ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा उनके डाउट्स ये थे कि एक तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम फ्री हेल्थ सर्विसेज देते हैं, और एक्ट में कहा गया है कि इमरजेंसी में अगर कोई आता है तो आपको उसको फ्री हेल्थ सर्विस देनी है, चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, आपने फ्री। अब गवर्नमेंट में तो फ्री होता है इलाज, लेकिन प्राइवेट में भी आपको फ्री हेल्थ सर्विस देनी पड़ेगी, और जिसका अगर पैसे की बात आती है तो बाद में आपको रीइंबर्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि यार सरकारी, आपको पता है सरकारी, फिर वो बोलेंगे सरकारी काम है धीरे ही होता है, सरकारी काम है धीरे ही होता है। तो उनके मन में डाउट है कि हो सकता है हमारा पैसा टाइम से ना आए, या आए भी या नहीं आए, क्या पता ये दें ना दें, है ना। ये उनके मन में डाउट है। दूसरा, उनके मन में और भी बहुत सारे डाउट्स हैं कि जैसे कि उन्होंने बोला कि दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए, इलाज जो है किसी के भी बजट से बाहर, यानी कि जेब से भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग सरकार का मानना है कि जो ये डॉक्टर का प्रोफेशन है इसमें वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करवा रहे हैं। ठीक है, अब
जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनका बेसिक पैसा कहाँ से आता है? ये जो क्लिनिक मतलब पेशेंट्स आएंगे, उनका इलाज वो ट्रीटमेंट करेंगे, उसी पे आएगा। अब दवाइयाँ आपने जो, अगर जेनरिक मेडिसिन की हम बात करें तो जेनरिक मेडिसिन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जहाँ पे उनमें ब्रांडिंग, लेबलिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो उनकी फिर कॉस्ट वो बढ़ जाती है और ओवर द टॉप नॉच पहुंच जाती है, जो शायद एक आम इंसान या गरीब तबके का व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सरकार का यह मानना है कि जो ड्रग्स हैं वो फ्री होने चाहिए, या फिर वो इतने कम रेट में होने चाहिए कि उनको एक एक पैसे के लिए सोचना ना पड़े कि यार ये अब कहाँ से लाएंगे, ये अब कहाँ से लाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि वो किस लिए हड़ताल कर रहे हैं, क्या उनका मंशा है और सरकार क्या कह रही है, क्या उनका मंशा है। तो राइटर का ये कहना है कि सीधी सी बात है कि उनके मन में कुछ मिसकंसेप्शंस है, गलत फहमियाँ हैं। ठीक है, और अब अगर आपके मन में आप और कोई आपका फ्रेंड है, आपके मन में कोई गलत फहमी होगी उसके प्रति, तो आपको पहला फ़र्ज़ आपका बनता है आप जाके अपने फ्रेंड से बात करें, बजाय कि उससे मुंह फुला के बैठने के। दूसरा फ़र्ज़ आपके फ्रेंड का बनता है कि वो आपको पूरी बात समझाएं, स्पष्ट करें, राइट। तो अब यहाँ पे दोनों, डॉक्टर्स का और गवर्नमेंट का, दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे की बात को सुने और समझें कि भाई, क्योंकि डॉक्टर्स का जो ये कहना है कि वो एक्सपेंस नहीं देंगे, उनके पीछे इसका रीज़न ये है कि उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई नहीं है। ठीक है, बिल में उन्होंने ये साफ नहीं किया कि क्या क्या प्रोसेस होएगी, कितना टाइम लगेगा हमारे को पैसा आने में। ठीक है, किसी पेशेंट का हमने इमरजेंसी में अगर ट्रीटमेंट करा है तो ठीक है, तो उसमें पैसा कब मिलेगा, कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि उनको भी शॉर्ट आंसर चाहिए। अब ये तो नहीं है कि आज उन्होंने ट्रीटमेंट करा, 2 लाख का ट्रीटमेंट करा किसी का इमरजेंसी में, और अगले 5-6 साल उनका 2 लाख रुपया ही ना आए, या फिर 2 लाख रुपया। देखो आप खुद सोचो कि आपकी सैलरी आनी थी, सपोज करो 25,000 आपकी सैलरी आनी थी, ठीक है, मंथ एंड में। आपने उसी के अकॉर्डिंग अपना सारा एक्सपेंडिचर प्लान बनाया होगा, लेकिन आपका जो बॉस है वो बोलता है कि यार मैं तेरे को ना सैलरी पूरी 25,000 एक बार ही मैं नहीं दूंगा, मैं तेरे को 10,000 आज दूंगा, 10,000 अगले महीने दूंगा और फिर 5,000 अगले महीने दूंगा। तो आप बोलोगे कि आप इसी महीने की सैलरी ऐसे दे रहे हो, तो जो अगला ट्रीटमेंट होगा, अगली सैलरी होगी, वो आप कैसे दोगे? ठीक है, तो आपके मन में कुछ कुछ डाउट्स रहेंगे ना कि पता नहीं सैलरी आएगी भी कि नहीं आएगी। 25,000 बोला था, 10,000 करके दे रहे हैं, फिर अगले महीने की कैसे देंगे? यानी कि 2-2 साल तक मेरी पहले साल की सैलरी चलती रहेगी, वही नहीं पूरी होएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं उनके मन में। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज इंक्लूडेड इन द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022। नीचे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट के अंडर में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। ठीक है, गारंटेड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट, सही है, ये आता है कि हर एक जो भी वहाँ का बाशिंदा है उस स्टेट का, उनको सबको हेल्थ केयर फैसिलिटी गारंटीड मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा ना हो कि जो डॉक्टर के पास जा ना पाए या जिसको गया और वहाँ पे ट्रीटमेंट ना हुआ। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटेस्ट्रॉफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कि जो जेब के ऊपर एकदम ज़रूरत से ज़्यादा भारी पड़ने वाला खर्चा होता है ना, मेडिसिन का या इलाज का, उससे उनका बचाव करना, ये भी सही है। सोशल ऑडिट एंड ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म, कि आपको एक सामाजिक जो आपके जो भी आपका क्लिनिक है उसका सोशल ऑडिट भी किया जाएगा, और जो भी शिकायतें हैं आपकी हैं, आपके अगेंस्ट किसी की है, उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर तरीका बनाया जाएगा कि उन शिकायतों को किस तरीके से एड्रेस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने झूठी कंप्लेन, आप डॉक्टर हैं, आपके अगेंस्ट में कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी है, उनकी आपसे नहीं बनती, उनने भर भर के कंप्लेंट्स डाल दी। और मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि एक कंप्लेन आने पर भी लाइसेंस रद्द हो सकता है अगर सीरियस कोई एक कंप्लेन आई। ठीक है, और ज़रूर फिर उसके ऊपर अगर आप बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, बट एक वो नेम जो खराब होता है, ठीक है, बदनाम जो होता है, वो आपको दोबारा बनाने में सदियां लग जाती हैं, और ट्रॉमा भी आपके ऊपर उतना ही डबल है। ठीक है, a requirement for doctors to work a certain number of hours in government hospitals। ये कह रहे हैं कि इस बिल में ये चीज़ लिखी गई है कि जो भी सरकारी जो भी डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंडर काम करते हैं, उनको कुछ अमाउंट ऑफ घंटे,
ठीक है, यानी कि डेडिकेटेड महीने में 30 घंटे या महीने में 50 घंटे उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाने हैं। वैसे कर देना चाहिए बट ऐसा किया नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है। तो फर्स्ट 3 जो है वो करेक्ट है राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट के अकॉर्डिंग, और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। सो 1, 2, 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, which of the following reasons did doctors in Rajasthan give for opposing the Right to Health Act 2022? यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस बिल को अपोज करने के लिए क्या क्या कारण गिनाए। ठीक है, उनका कारण यही था कि उनको नहीं पता कि वो जो सरकार ने बोला कि हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, तो क्या वो हमारे को रीइंबर्स करेंगे, सच्ची में करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो बस ऐसे ही बोल रहे हो झूठ, और या फिर बाद में वो मुकर जाएं। होती है, कई दफ़े चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोगों को पता था कि हमें पहले सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती होती थी, है ना। फिर वो क्या किया गया, सब्सिडी को बोला गया कि आप पूरे पैसे दो और आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। पर्पस क्या था इस चीज़ का? आपने सब्सिडी देनी है ना, तो आप चाहे ऐसे दो चाहे वैसे दो, दोनों तरीके तो एक ही हैं। ठीक है, फिर वो जनधन खाते लिंक करवाना, फलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब वो सब्सिडी बिल्कुल ही ख़त्म गई, है ना, ज़ीरो हो गई सब्सिडी। तो ये जो था, ये क्या था, हम लोगों के साथ एक तरीके से वादा खिलाफी थी कि हमें बोला गया था कि हमारे अकाउंट में आएगी, अब आपने सब्सिडी ज़ीरो कर दी। कहाँ 500-600 रुपये की सब्सिडी होती थी, घटते 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 19 रुपये पे आके अब ज़ीरो हो गई है, राइट। तो ये चीज़ें, उनको इस बात का डर है। पहला ऑप्शन देखते हैं, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जबकि हमने देखा है कि वो एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दे बिलीव दैट हेल्थ केयर शुड बी अ प्रिविलेज नॉट अ राइट, कि हेल्थ केयर अधिकार नहीं होना चाहिए, वो एक प्रिविलेज की बात होनी चाहिए कि आपने अर्न करा है तो ही आप इसको ले सकते हैं, या फिर आपके पास पैसा है तो ही आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है। द एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड गोज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ। बोल रहे ये बड़ा ही असंवैधानिक एक्ट है, और जो राइट टू लाइफ है उसके ये विपरीत है, अगेंस्ट है, जबकि ये उसी के अंडर में आता है। और राइटर ने भी ये चीज़ कही कि बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से इसको विद्रोह कर रहे हैं, जो उनको डाउट क्लैरिटी की ज़रूरत है। दे आर स्केप्टिकल अबाउट द गवर्नमेंट्स एश्योरेंस टू कंपनसेट देम फॉर एक्सपेंसेस इनक्योर्ड इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स, कि वो इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं जाहिर कर पा रहे कि गवर्नमेंट ने जो कहा है, उनको वादा किया है कि आप जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे उसका एक्सपेंस आपको पूरा का पूरा रीइंबर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर वो काफ़ी स्केप्टिकल है, और ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। In context of the Rajasthan Right to Health Act 2022, which Supreme Court observation from 1989 supports the idea of providing immediate medical aid to injured citizen। ठीक है, तो इस पे ये था कहना सुप्रीम कोर्ट का कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, कोई भी अगर इंजर्ड पेशेंट है किसी भी तरीके का, तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसको मेडिकल एड जो है वो सबसे पहले देना चाहिए। जैसे ही वो आपके हॉस्पिटल में पूछो, उससे उसी टाइम आपको देना चाहिए। ये नहीं कि आप बोलो कि जी पहले ये कागज़, जैसे कि मुन्ना भाई में बोलते हैं कि अगर कोई इधर मरता रहेगा होएगा तो उसको फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? तो वही चीज़ कि फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं है, आपको अपने प्रोसीजर्स आप बाद में कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है उस पेशेंट की जान बचाना, इसलिए आपको इमीडिएट मेडिकल एड उसको देनी है। उसके बाद में कोई भी क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर चलाना हो तो चलाया जाएगा, और फिर ताकि जो ऑपरेशन है उसकी परमिशन देनी है, उसको ऑर्डर लेना है, ताकि उनकी मृत्यु ना हो। ठीक है, हमें मृत्यु दर कम करना है, हमें मृत्यु से उनको बचाना है। ओके, एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू मेडिकल ट्रीटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, कि 1989 में ये कहा गया था कि हर एक सिटीजन का, हर एक व्यक्ति का मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसको इक्वली एक्सेसिबल, यानी कि सभी का अधिकार होना चाहिए उसके ऊपर, चाहे वो जितना मर्जी पैसा कमाते हो। तो ये नहीं है 1989 में ये कहा गया था कि
आपको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए किसी भी इंजर्ड व्यक्ति को। द गवर्नमेंट शुड बी द सोल प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल सिटीजन्स, कि जो गवर्नमेंट है वो एकमात्र उसी का अधिकार है, उसी का फर्ज है ये कि सभी को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाए, सभी जन लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट क्लिनिक्स में ही फ्री ट्रीटमेंट होगा, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ही। वैसे गवर्नमेंट हर पॉसिबल कोशिश कर रही है, डिस्पेंसरीज हर एक इलाके में बनाई गई हैं सरकारी, ठीक है, हर एक इलाके, हर एक ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया है। बट फिर भी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के बाद लोग, जैसे कहीं आस पड़ोस में कोई डॉक्टर है तो उसके पास जाते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट क्लिनिक्स उससे ज़्यादा चल रहे हैं। तो अब उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे समाज की तरफ वो कुछ काम करें। एवरी इंजर्ड सिटीजन ब्रॉट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट शुड इंस्टेंटेनियसली बी गिवन मेडिकल एड, कि कोई भी घायल व्यक्ति अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लाया जाए तो उसको सबसे पहले प्राथमिक तौर पे मेडिकल एड दी जानी चाहिए टू प्रिजर्व लाइफ, ताकि उसकी लाइफ को बचाया जा सके। एंड देयर आफ्टर द प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इन ऑर्डर टू अवॉइड नेग्लिजेंट डेथ, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग चलानी है, FIR करनी है, कंप्लेन दायर करनी है, उसके बाद होना चाहिए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, मृत्यु से उनको बचाया जा सके। प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस शुड बी कॉम्पनसेटेड फॉर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू सिटीजन्स, कि प्राइवेट जो भी हेल्थ केयर क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं किसी व्यक्ति को तो उनको इमीडिएटली उनका पैसा देना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि उसमें ये क्या था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज ट्रू, ठीक है, ऑथर के अकॉर्डिंग क्या चीज एकदम सही है। द राइट टू हेल्थ एक्ट इन राजस्थान हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड बाय द डॉक्टर्स, जबकि वही सबसे ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं इसका, तो ये तो गलत हो गया। उनने तो स्ट्राइक करी है, डॉक्टर्स ने ही तो स्ट्राइक करी है। तो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स डू नॉट बिलीव इन द राइट टू हेल्थ केयर फॉर पीपल, वो बिलीव करते हैं, वो मानते हैं कि अच्छा है, बट वो उनको कुछ डाउट्स हैं जिनके ऊपर वो सही नहीं, मतलब जिसके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पा रहे। The doctor's opposition to the Right to Health Act is based on legitimate concern about government interference in their functioning, कि उनका ये कहना है डॉक्टर्स का कि अगर ये एक्ट पास हो गया तो वो हमारी कार्य प्रणाली के अंदर दखल देंगे, ठीक है। यानी कि हम अगर ट्रीटमेंट बता रहे हैं कुछ उनको तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये आप फिर वो कुछ और लिस्ट जाहिर कर देंगे कि आप इससे बाहर का ट्रीटमेंट नहीं बता सकते, आपने अगर ये कोल्ड है तो आपने सिर्फ PCM ही प्रिस्क्राइब करनी है, आप डोलो नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे हस्तक्षेप करेंगे बीच में। The doctors protesting the Right to Health Act believe that the state should be sole provider of health care, कि उनका ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो सरकार है, सिर्फ उसी का फर्ज है ये कि राइट टू हेल्थ एक्ट अगर लागू हो तो वो सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए, ठीक है, सिर्फ उसी का फर्ज है। तो मैंने आपको पहले बताया कि क्लिनिक्स जो है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज जो है वो जगह जगह खुली हुई हैं, राइट। लेकिन होता क्या है कि हम लोग फिर भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज की बजाय प्रेफर करते हैं जाना प्राइवेट क्लिनिक्स में, है ना, वहाँ पे बात अच्छे से करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अब अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी टाइम बचाने के लिए कि अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है, अपीलिंग होता है, शायद हम इसलिए उधर भाग जाते हैं, ठीक है। जबकि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में भी हैं। तो सरकार तो अपनी तरफ से हर एक पॉसिबल कोशिश कर रही है कि वो अपनी तरफ से प्रोवाइड कराए, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके पास आता है इमरजेंसी में तो आप उसको मना ना करें, ठीक है। अगर कोई आपके नियर बाय है, वहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, अगर नियर अराउंड में, और आपके पास कोई आता है नहीं पेमेंट कर सकता, तो आप कुछ तो उसकी हेल्प करें, कुछ तो उसकी मदद करें। ये नहीं कि भाई नहीं तुम पेशेंट पे नहीं कर सकते, तुम बाहर जाके मरो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which key issues do or does the Rajasthan Right to Health Act address according to the passage,
कि पैसेज के अनुसार उसने कौन से मुख्य बिंदुओं के ऊपर रोशनी डाली है, मुख्य बिंदुओं, मुख्य पॉइंट्स को उसने सॉल्व किया है, मसलों को। ठीक है। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। ये कॉम्पनसेशन फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, अब हर एक इलाज के लिए नहीं कॉम्पनसेशन देंगे, वो सिर्फ इमरजेंसी में किए गए इलाज के लिए कॉम्पनसेशन देंगे गवर्नमेंट, तो ये तो गलत हो गया। डिटेलिंग द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट रिकम्पेंस, कि अगर गवर्नमेंट जो है कॉम्पनसेशन देती है, ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा गया। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मेडिकल प्रोफेशनल्स फंक्शनिंग, ठीक है, कि गवर्नमेंट का जो भी इंटरफेरेंस होगा मेडिकल प्रोफेशनल के फंक्शनिंग के ऊपर, इसने उसके ऊपर जो है क्लैरिटी दी है, उस मसले को इसने सॉल्व कर दिया है। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, उसने इस मसले को सॉल्व नहीं किया, बल्कि इसकी वजह से उनको ये डर लग रहा है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। From a close study of the passage, which one of the following statements emerges most clearly? ठीक है, यानी कि सबसे इस पैसेज से क्या बात एकदम साफ साफ साबित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बात जो साबित होती है वो ये है that the right to health act completely disregards the concern of medical professionals, कि जो right to health act है उसने मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके जो भी मसले हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं है, वो देख रहे हैं, उसके ऊपर वो नज़र बनाए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, हो सकता है वो बातचीत का दौर स्टार्ट करें, उनको समझाने की कोशिश करें। द हेल्थ केयर शुड बी एक्सेसिबल ओनली टू दोज हु कैन अफोर्ड इट, कि हेल्थ केयर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो उसकी भरपाई कर सकें, जो उसके लिए पैसा दे सकें। ये गलत है भाई, है ना, तभी तो सरकार ने इतनी सारी डिस्पेंसरियाँ, सरकारी क्लिनिक खोले हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल खोले हुए हैं, ताकि हर एक को इलाज फ्री दिया जा सके। द राइट टू हेल्थ एक्ट इंश्योर्स यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर विदाउट एनी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, कि हर एक इलाज के ऊपर उनका एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का इलाज हो, और वो उनकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक किडनी स्टोन का ऑपरेशन करवाना, उसके लिए उनको 1 लाख रुपए देना पड़ जाए या 1.5 लाख रुपए देना पड़ जाए। कोविड टाइम में हमने देखा था कि 5-5 लाख में एक बेड दिया जा रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, है ना, उसकी भी बुकिंग, प्री बुकिंग चल रही थी। तो वो क्या था, वो एक तरह से एक गलत तरीका था ना पैसे कमाने का डॉक्टर्स का उस टाइम पे, चाहे डॉक्टर्स ने सभी ने ना किया हो, कुछ ने किया, तो उनने क्या किया, इस प्रोफेशन को बदनाम करने की कोशिश करी, इस प्रोफेशन को गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश करी। जब वही एक दौर था जब कई सारे डॉक्टर्स ने 48 घंटे भी लगातार काम किया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा लगातार काम किया है, बिना सोए खाए पिए, है ना, बिना रेस्ट किए, और वो इतना जानलेवा था कि कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी उस दौर में। तो और वही दूसरी तरफ थे जो इतना चार्ज कर रहे थे। तो हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों तरीके के व्यक्ति, मनुष्य इसी धरती पे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हावी ना हो जाए किसी की हेल्थ के ऊपर, इसके लिए वो बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना हो। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट द आइडिया ऑफ राइट टू हेल्थ, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी राइट टू हेल्थ के पक्ष में नहीं था। ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। In the passage, the author refers to 2 developments that have caused doctors to oppose the Right to Health Act, कि 2 ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से डॉक्टर्स जो है राइट टू हेल्थ एक्ट को अपोज कर रहे हैं। Which of the following options correctly identifies these developments? इनमें से कौन से ऑप्शंस है जो दोनों डेवलपमेंट्स को बता रहा है? लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द कंपनसेशन प्रोसेस, हमने डिस्कस किया कि उनको इस चीज़ का पता डर था कि उन्होंने कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी हुई कि आप किस तरीके से, कितने टाइम में, किस हिसाब से पैसा कॉम्पनसेट करेंगे, ठीक है, रीइंबर्स करेंगे। दूसरा था फियर ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस इन डॉक्टर्स फंक्शनिंग, कि हमारी कार्यप्रणाली में सरकार हस्तक्षेप करेगी, और ये भी सही है, दोनों पॉइंट सही है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स का मतलब होता है डाउट की स्थिति, ठीक है, फीलिंग ऑफ डाउट, श्योरिटी नहीं है आपको। सर्टेनिटीज का मतलब होता है एकदम श्योर, ठीक है, निश्चित एकदम। रिजर्वेशंस, रिजर्वेशंस का मतलब होता है डाउट, ठीक है। वैसे तो रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण भी होता है, लेकिन डाउट भी होता है साथ में, ठीक है। एश्योरेंसेस, एश्योरेंस भी आपको ये होता है कि आपको आप निश्चिंत रहिए, आप विश्वास रखिए, हम ये काम करेंगे, या फिर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो वो आपने क्या किया, आपने उनको एश्योरेंस दिया, आपने उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करी। और प्रॉमिस होता है वादा। सो ऑप्शन बी रिजर्वेशंस इज करेक्ट। केयरफुल मतलब होता है कि किसी तरीके का कमोशन या फिर किसी तरीके का केओस, फस, और ख़ास तौर पे जो कि कुछ विपरीत विचारधारा या फिर कुछ कंफ्यूजन की वजह से स्थापित हुआ हो, ठीक है। हार्मनी, हार्मनी होता है सौहार्द, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ हार्मनी में। कोऑपरेशन भी मतलब मिलजुल कर काम करना। कमोशन, ठीक है, और केयरफुल का मतलब भी होता है एक कमोशन या फिर फस, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अग्रीमेंट भी किसी के बात से अग्री करना, हामी भरना, तो अग्रीमेंट भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following idioms best describe the doctor's opposition to the right to health act? ठीक है, अब राइट टू हेल्थ एक्ट को इनमें से कौन सा इडियम एकदम सही तरीके से जो डॉक्टर्स अपोज कर रहे हैं उसको एकदम सही तरीके से डिफाइन कर सकता है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि आप इस विचारधारा को चलाए हुए हैं जो कि गलत कोर्स ऑफ एक्शन पे बनी है, ठीक है। आप उसी विचारधारा को परस्यू कर रहे हैं, यानी कि आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, ठीक है। लेकिन आपने कहीं पे पढ़ लिया या कहीं पे आपने समझ लिया कि सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब की तरफ, तो आपके सारे डायरेक्शंस गलत हो गए अब, ठीक है। लेकिन आप उस विचारधारा को, वो आपको कंफ्यूजन हो गया था पूर्व पश्चिम में, ईस्ट वेस्ट का आपको पता नहीं चला। पूर्व पश्चिम दोनों हिंदी में एक जैसे बड़ी ई की और छोटी ई की मात्रा में कंफ्यूजन होता है, मुझे तो आज भी होता है, ठीक है। तो अब मेरे को वो आज दिन तक ये परेशानी है कि मुझे नहीं पता चलता कि बड़ी ई कहाँ लगेगी, छोटी ई कहाँ लगेगी। तो वो विचारधारा मेरे मन में साथ में चली हुई है, ठीक है। वो एक विचार है जो कि गलत चीज़ के ऊपर, गलत कंफ्यूजन के ऊपर बन गया और उसको आपने परस्यू किया हुआ, उसको आपने कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। अ ड्रॉप इन द ओशन, सीधी सी बात है कि समुद्र में बूंद के बराबर, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट तो है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। और आपने क्या किया कि आपके पास अभी कहीं से सिर्फ 10 रुपये आया है, तो 10 रुपये 10 करोड़ के सामने क्या है, समुद्र में एक बूंद के बराबर है, ठीक है। थ्रोइंग अ रेंच इन द वर्क्स, इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम इस तरीके से बनाना, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम कॉज करना जिसकी वजह से हमने कुछ चीज़ प्लान करी थी और वो ना हो, ठीक है। आपने प्लान करा ऊटी जाने का अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आपके भाई ने या यंगर ब्रदर ने आपके ने प्लान करा कि वो शिमला जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। उसने मम्मी से परमिशन मांगी, मम्मी ने उसको परमिशन नहीं दी, आपको अच्छी खासी परमिशन मिली हुई थी, तो उसने क्या किया, मम्मी के सामने जाके भड़का दिया कि इसके साथ में लड़कियां भी जा रही हैं, इसके साथ में इसके सारे दोस्त नशेड़ी हैं, तो उसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर दी। तो आपका क्या हो गया, ऊटी का प्लान अब मम्मी के उस पर डिपेंड करता है, मम्मी बोल रहे हैं कि आपने भी कहीं नहीं जाना, ठीक है। बना बनाया प्लान बिगड़ गया, जिस तरीके से आपने सोचा था काम करेंगे वो नहीं कर पाए, क्योंकि इस तरीके की परेशानियां क्रिएट कर दी गई जानबूझ के, ओके। तो अभी डॉक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, जो राइट टू हेल्थ एक्ट है वो लागू होने में परेशानी हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर का मतलब होता है कि कुएं से निकले खाई में गिरे, ओके। कि एक परेशानी से निकले जो छोटी थी अभी फिर भी सहनीय थी, लेकिन उससे निकले कि आगे जाके भी बड़ी परेशानी और जो कि बड़ी ही ज़्यादा वर्स कंडीशन की परेशानी है उसमें फंस गए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बनाना है सेंटेंस को,
ठीक है। द सेक्रेटरी वॉज नोटिंग डाउन द डिक्टेशन। अब सेक्रेटरी डिक्टेशन नोट करा था, तो अब डिक्टेशन वॉज बीइंग नोटेड बाय द सेक्रेटरी। सो द डिक्टेशन वॉज, द डिक्टेशन यहां से आ जाएगा, वॉज है साथ में, और नोटिंग कंटिन्यूएशन में है, पास कंटिन्यूएशन है, तो क्या आएगा, बीइंग नोटेड। और किसके द्वारा नोट किया गया, नोटेड डाउन बाय द सेक्रेटरी। ओके, द डिक्टेशन, द सेक्रेटरी नोटेड द डिक्टेशन वॉज नोटेड बाय द सेक्रेटरी, द नोट्स वर नोटेड बाय द सेक्रेटरी, द डिक्टेशन वॉज बीइंग आगे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नोटेड डाउन बाय द सेक्रेटरी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगेन पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल। पेशेंट को याद था कि उसके बेटे उसको मंदिर लेकर गया था, यानी कि हो सकता है उसको याददाश्त नहीं हो, लेकिन उसको ये बात याद थी कि उसका बेटा उसको मंदिर लेकर गया था। ओके, तो टेकिंग आ गया तो बीइंग आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब द पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन। ठीक है, द पेशेंट रिमेंबर्स he was taken to the temple by his son. The patient remembers taken to the temple by his son. The patient remembers himself being taken to the temple by his son. या फिर the patient remembers being taken to the temple by his son. Option D is correct. Correct indirect form ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट बताना है। रेनू सेड टू हर ब्रदर यू आर वॉचिंग द शो विदाउट मी। ठीक है, रेनू ने अपने भाई से कहा कि तुम मेरे बिना ये शो देख रहे थे, तो अब वो क्या बोलेगी कि वॉचिंग है। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन आ जाएगा साथ में, तो वर है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। Renu told her brother that he had been watching the show without her. सही है एकदम। Renu told her brother that he had been watching the show without her. So option A is correct. Ramita said, I wish I didn't have to meet my stepmother. यानी कि रमिता ने कहा कि वो काश वो अपनी माँ स्टेप मदर से ना मिली होती। ठीक है, यानी कि पास्ट की कोई घटना है, ओके, उसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो रमिता सेड शी विश्ड शी हैडंट हैव टू मीट हर स्टेप मदर, गलत है। रमिता सेड शी विश्ड, अब जैसे कि विश का हो जाएगा विश्ड हैव टू मीट हर स्टेप मदर। रमिता सेड शी विश शी डिडंट मीट हर स्टेप मदर, ये भी गलत है। रमिता सेड she wished she didn't have to meet her stepmother। अब have to भी आना था ज़रूरी, अब यहाँ पे hadn't था, यहाँ पे didn't था, didn't continuation didn't ही carry forward किया है यहाँ से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। comprehension, the joint appearance by the leaders of United States, the United Kingdom and Australia at the naval base point Loma, US this week, and their dash about their AUKUS trilateral defense pact are significant in the optics and substance। बोल रहे हैं कि तीनों देशों के नेताओं ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने, प्रेसिडेंट्स ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के, यूनाइटेड किंगडम के और ऑस्ट्रेलिया के, तीनों ने एक साथ एक अपीयरेंस दी, यानी कि एक साथ एक जगह पे एक मंच पर आकर उन्होंने मीटिंग करी, या फिर वहाँ से उन्होंने भाषण दिया, या फिर जॉइंट कॉन्फ्रेंस करी। ठीक है, कहाँ पे, नेवल बेस पॉइंट लोमा। एक नेवल बेस है, नेवी का बेस है जिसका नाम है लोमा, और वो किसका बेस है, यूएस का है। ठीक है, कब किया, इस हफ्ते। एंड देयर डैश, अब यहाँ पे क्या आएगा, उनकी जो भी बातचीत है, उनकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, उनका जो भी
उसकी जानकारी दी। किसके बारे में? ऑकस। ऑकस क्या है? एक ट्राइलेटरल, तीनों देशों की मिली जुली एक डिफेंस पैक्ट है, ठीक है, अग्रीमेंट है, जिस आर सिग्निफिकेंट इन ऑप्टिक्स एंड सब्सटेंस। वो देखने में भी, यानी कि इस वक्त देखे जाने तौर पर भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि अभी तो हम देख रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो दूरगामी तरीके से भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। सजेस्टिंग अ न्यू चैप्टर इन ग्लोबल ग्रेट पावर डैश, यानी कि जो दुनिया में जैसे पहले यूएसएसआर था, राइट, वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठित एक ग्रुप था, राइट, और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। वो टूटना शुरू हो गया तो उसकी ताकत इतनी नहीं रह गई अकेले, राइट। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की इतनी पावर नहीं है जितनी रशिया अकेले की है, ओके। तो अब अगर ये देखो, यूके भी एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर देश है, ठीक है, पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने राज करा था। पास्ट की बात अगर छोड़ दें तो आज भी उनकी हर एक पॉलिटिकल गतिविधि के ऊपर हम लोग भी नज़र रखे हुए होते हैं, इंडिया में भी, राइट। यूनाइटेड स्टेट तो है ही पावरफुल, और ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग कंट्री है, राइट। तो इन तीनों की अगर मिली जुली पावर है तो वो कितनी बड़ी पावर हो जाएगी। तो ये ग्लोबल ग्रेट पावर बनने का एक नया वो है, चैप्टर है, नया अध्याय लिखा जा रहा है। There will be 3 phases in the agreement in the Indo-Pacific region, ठीक है, 3 phases होंगे इस agreement में। First announced in September 2021, पहला कब हुआ? September 2021 में। Beginning this year, the US and the UK navies will embed Australian personnel, कि वो अपने साथ किनको मिलाएंगे? ऑस्ट्रेलियन पर्सनल को, यानी कि ऑस्ट्रेलियन आर्म्ड जो जवान होंगे, ठीक है, उनको, एंड इंक्रीज पोर्ट विजिट्स टू ऑस्ट्रेलिया टू ट्रेन टुगेदर। और वहाँ से वो क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे और ज़्यादा संख्या में मतलब बार बार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उनको ट्रेनिंग देंगे। इन द सेकेंड फेज, US एंड UK न्यूक्लियर सबमरीन्स विल ट्रैवल रोटेशनली टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एक बार US की सबमरीन जाएगी, एक बार UK की सबमरीन जाएगी, रोटेशनल में वो जाएंगे कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। And the US will sell Australia up to 5 nuclear powered Virginia class submarines, यानी कि उसको वर्जीनिया क्लास की 5 सबमरीन्स देगा जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होंगी, यानी कि उनमें न्यूक्लियर वेपन्स भी होंगे और न्यूक्लियर तरीके से उनका प्रोसेसिंग होगी। Subsequently, a new submarine called the SSN AUKUS will be built and used by all 3 navies, और एक नई तरीके की सबमरीन SSN AUKUS बनाई जाएगी जो कि तीनों नेवीज द्वारा यूज की जाएगी और बनाई जाएगी विद इंट्रोपरेबल वर्किंग्स। इंट्रोपरेबल का मतलब होता है कि आप आपस में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। होता है ना कि एक हम जैसे एक दूसरे के ड्रेसेस पहन लेते हैं, गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं, बॉयज़ का तो खास तौर पे होता है कि एक एक शर्ट लेकर आया है, वो 4 लोग मिलके पहन रहे हैं, एक दिन तूने पहन ली, एक दिन तूने पहन ली, एक दिन तूने पहन ली, ठीक है। तो उनमें तो खासा चीज़ ये होती है। तो वही चीज़ है कि इस तरीके की सबमरीन बनाएंगे नई तरीके की, और जिसको ये तीनों कंट्रीज यूज़ करेंगे एक्सचेंज करके, इंटरचेंज करके, ठीक है। द डील द बिगेस्ट ऑफ फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये जो डील है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है, यूजिंग ब्रिटिश डिज़ाइन एंड US टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्ट, जिसमें कि ब्रिटेन के लोगों का तो डिज़ाइन लगेगा और US की जो क्या लगेगी? टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 368 बिलियन, इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है? 368 बिलियन। इट इज़ नॉट हार्ड टू इमेजिन हु द टारगेट ऑफ सच एन अलायंसेस। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है इमेजिन करना कि अगर ये तीनों पार्टियां इकट्ठी आई हैं, तीनों देश इकट्ठे आए हैं, तो ये किसको टारगेट करने वाले हैं? जाहिर सी बात है 4-5 ही देश हैं, एक हो गया रशिया, एक हो गया चाइना, एक हो गया इराक, है ना। यही नहीं मानते, नॉर्थ कोरिया, यही नहीं मानते किसी की बात, क्योंकि इनको नहीं लगता कि अमेरिका इतना बड़ा है कि वो हमारे ऊपर धौंस जमा सकता है, राइट। बाकी लोग तो फिर भी अमेरिका से डरते हैं, बाकी देश जो हैं फिर भी डरते हैं, पर ये हैं नहीं जी, जाने दो, जो करना है कर लो, हम अपनी धुन में है तो अपना ही काम करेंगे। In his speech, UK leader Rishi Sunak said that the most recent challenges to the world have come from Russia's illegal invasion of Ukraine.
तो अपने भाषण में ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनने साफ तौर पे ये कहा कि इस टाइम पे जो दुनिया सबसे बड़े चैलेंजेस फेस कर रही है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो रशिया ने जो इलीगली यूक्रेन का इन्वेजन किया है, यूक्रेन का अधिग्रहण किया है, वो आ रहा है। चाइना की कुछ ग्रोइंग, ठीक है, क्या यहाँ पे उनकी ग्रो कर रही है चीज़ें, वो आ रही है। द डैश बिहेवियर ऑफ ईरान, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, यही 5 कंट्रीज होगी, रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया, 4 कंट्रीज, ठीक है। इनके कुछ तरीकों को उन्होंने गलत बताने की कोशिश करी है और इन वजहों से ये अग्रीमेंट हुआ है। द न्यू अलायंस इज सीन एज अ काउंटर टू चाइना एक्सर्टिंग इट्स डैश ऑन ताइवान, कि चाइना भी ताइवान के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है। हमने कल ही के आर्टिकल में पढ़ा था कि ताइवान के ऊपर भी अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, हॉन्डुरस को उसने अपने साथ मिला लिया, राइट। तो बोल रहे हैं कि ये जो नया अलायंस हुआ, ये चाइना जो ताइवान के ऊपर प्रेशर बना रहा है उसका काउंटर, यानी कि उसका एक विरोधक देखा जा रहा है। with the idea that a naval fleet including nuclear powered submarines based in Australia would be able to reach the South China Sea quickly। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रखी जाएंगी तो वो साउथ चाइना सी को जल्दी पहुंच सकती हैं, ठीक है, साउथ चाइना सी की तरफ एकदम तेजी से पहुंच सकती हैं, जिससे कि क्या होगा, चाइना की तरफ खतरा। ओके, अब पहला है द जॉइंट अपीयरेंस बाय द लीडर्स ऑफ यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया at the naval base point Loma, US this week and their dash about their AUKUS trilateral। अब उनने जो उनका AUKUS trilateral डिफेंस पैक्ट है उसके बारे में कुछ जानकारी दी होगी। परसिस्टेंस मतलब होता है कांस्टेंट, है ना, किसी चीज में निरंतर चलते रहना। डिटेलिंग आपको पता है, डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्राइब करना किसी चीज को। तो यहाँ पे देयर डिटेलिंग अबाउट देयर ऑकस ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट, कि उनने जो उसकी जानकारी दी, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेपल मतलब होता है नेसेसरी या फिर इंपॉर्टेंट, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है बैलेंस। सो डिटेलिंग इज करेक्ट। Detailing about their AUKUS trilateral defense pact are significant in optics and substance, suggesting a new chapter in global great power। अब ग्रेट पावर बन गए वो क्या, ग्लोबली, और क्या है वो, अनसर्टेनिटी, यानी कि निश्चित नहीं है, तो निश्चित तो है वो, ठीक है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अनफ्रेंडलीनेस। तो ऐसा नहीं है कि वो ग्लोबल पावर बन जाएंगे तीनों मिलके तो बाकी देशों से अपनी दोस्ती बंद कर देंगे, या बाकी देशों के साथ में उनको कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। डिबेट, ग्लोबल ग्रेट पावर, डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन, ठीक है, डिस्प्यूट। और राइवलरी, यानी कि वो अब ग्लोबली बहुत बड़ी एक दुश्मन बन जाएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा ताकतवर दुश्मन होंगे। किसी भी देश को अगर उनसे पंगा लेना है तो वो ये सोच लें कि वो दुनिया के सबसे बड़े पावर के अगेंस्ट में दुश्मनी कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी राइवलरी इज करेक्ट। In his speech, UK leader Rishi Sunak said that the most recent challenges to the world have come from Russia's illegal invasion of Ukraine। कि सबसे ज़्यादा जो खतरा आया है वो यही आया है कि रशिया ने जो इलीगली यूक्रेन का कब्जा किया है। चाइना की ग्रोइंग क्या है, ग्रोइंग इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्टेंस है। डिस्कोर्स मतलब होता है कि आप कुछ डिस्कशन करें, तो उनका जो ग्रोइंग डिस्कशन है, उनका जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है, असर्टिवनेस मतलब कॉन्फिडेंस है, या फिर जो दूसरों को फोर्स करने की उनकी ताकत है, फोर्सफुलनेस है, ठीक है।
तो और डिनायल, डिनायल यानी कि जो वो मना कर दे रहे हैं, मुकर जा रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया। तो चाइना क्या उनका बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फोर्सफुलनेस बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हॉन्डुरस को भी अभी अपने तरफ कैसे किया है, ताइवान का कहना है कि उन्होंने पैसे देकर किया है, राइट। तो वो अपनी तरफ अब वो ऐसे से करते जाएंगे तो उनको बस यही भरोसा आएगा कि मैं पैसा फेंकूंगा और मेरी तरफ लोग आकर्षित हो जाएंगे, आ जाएंगे, हाथ मिला लेंगे। एंड द डैश बिहेवियर ऑफ ईरान, तो ईरान का, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अब ईरान और नॉर्थ कोरिया, आपको पता है नॉर्थ कोरिया में तो हम इतना कुछ सुनते कि ना टीवी है ना कुछ है, कोई न्यूज़ नहीं सुन पाते लोग, बस वो किम जोंग उनका ही जो है सारा प्रचार देखते रहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और बहुत हमारे लिए काम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिहेवियर उनका कैसा है, रक्कस है। रक्कस मतलब कि बड़ा ही कंफ्यूजन भरा, केओटिक है। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब हमें पता है कंप्लेन भरा है, ऑब्जेक्शन है उनके ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर काफ़ी लोगों को एतराज़ है। डीस्टेबलाइजिंग, डीस्टेबलाइजिंग मतलब डैमेजिंग है। तो ईरान और नॉर्थ कोरिया का बिहेवियर काफ़ी डैमेजिंग है। रिमार्क तो होता है कमेंट करना किसी बात के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डीस्टेबलाइजिंग इज करेक्ट। The new alliance is seen as a counter to China exerting its dash on Taiwan. तो अब चाइना क्या बोल रही है कि ताइवान क्या है, हमारा हिस्सा है, तो वो उसका क्या हो गया, क्लेम्स। रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब होता है रीस्टार्ट करना किसी चीज़ को, ओके, या फिर रीओपन करना। क्लेम्स का मतलब होता है अधिकार साबित करना, राइट, या फिर इल्ज़ाम लगाना। अपॉर्चुनिज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपना काम निकलवाने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता, उसको बस हाथ में ज़रा सा सबूत लगे वो अपना काम कहीं ना कहीं से निकलवा ही लेगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटिज्म क्या हो गया कि अपना काम निकलवाने की कला या आर्ट है, जो भी है, किसी दूसरे का फ़ायदा उठाना, ठीक है। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब फेलियर। कोलैप्स। सो यहाँ पे जो है चाइना क्या कर रहा है, ताइवान के ऊपर क्लेम्स कर रहा है, ठीक है, with the idea that a naval fleet including nuclear powered submarines based in Australia would be able to reach the South China Sea quickly. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. He is best player in India. अब देखो बेस्ट बताना है तो हम क्या बोलते हैं साथ में, दी बेस्ट। वो क्या बताता है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री बताता है कि सबसे बेहतरीन है, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में इससे अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दी बेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी में एरर है। ही इज एक्यूज्ड विद, एक्यूज जब हम किसी को करते हैं तो विद नहीं होता, एक्यूज्ड ऑफ होता है। एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर, यानी कि उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा है कि उसने ये मर्डर किया है, ठीक है, यानी कि वो इस मर्डर का दोषी है, उसने वो काम किया है। तो विद नहीं आता, ऑफ आएगा, यानी कि इसमें भी ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ही सेड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की, तो वो कह रहा है कि उसको उसकी चाबी कहीं नहीं मिली। अब देखो यहाँ पे कैन नॉट नहीं आएगा, ही कुड नॉट, उसने कहा कि उसको उसकी चाबी मिल नहीं रही है, ठीक है, वो ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रही है, तो ही कुड नॉट find his key. Many a student have passed this examination. तो यहाँ पे होएगा many a student has passed this examination. Generally, the June revenue reflects the transactions that occurred in May. तो आमतौर पर जो जून के रेवेन्यू होते हैं वो मई में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो दर्शाते हैं, ठीक है।
एंटरिंग इट्स 5th ईयर, इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम रिपोर्टेड अ ब्लिप. ब्लिप होता है एकदम सडन हाइक, ठीक है, एकदम हल्का सा बस चल रहा था, इतना सा हुआ, बस उसी टाइम पे हुआ और ख़त्म भी हो गया, एकदम हल्की सी छोटी सी माइन्यूट सी उछाल आया, ठीक है. इन रेवेन्यू कलेक्शन फॉर जून, ब्रेकिंग एन 8-month स्ट्रीक ऑफ ओवर 1 लाख करोड़. जो पिछले 8 महीनों से लगातार 1 लाख करोड़ से ऊपर चल रहा था, उसमें हल्का सा उछाल आया. यानी कि 1 लाख करोड़ से हो सकता है 2 लाख करोड़ में पहुंच गया हो या 10 लाख करोड़ में पहुंच गया हो एक ही दिन में, लेकिन वो हल्का सा उछाल था, एक ही दिन की बात थी या चंद घंटों की बात थी. ओके. विद द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक इन फुल फ्लरिश and states enforcing rigorous restrictions on most activities in May, यानी कि जब सेकेंड वेव थी पेंडेमिक की, वो एकदम तेज लहर थी, मतलब अपने चरम पर थी जब. और उस टाइम स्टेट्स ने, यानी कि जो भी सरकारें थी, उनने बहुत ज़्यादा सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में मई के महीने में. द नंबर्स आर नॉट रियली सरप्राइजिंग. तो ये जो नंबर्स हैं कि 1 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ या फिर हल्का सा उछाला है, ये ज़्यादा हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि पता था कि उस टाइम पे इतना ही हो सकता है, सब जगह तो बंद था. GST revenue stand to a tad less than 93,000 crore last month, the lowest in 10 months after a record 1.41 lakh crore in April and a relatively tepid 1.02 लाख करोड़ इन मई. ठीक है, तो इतना करोड़ों का उन्होंने बिजनेस कब किया? अप्रैल और मई में. ठीक है, और वो थोड़ा सा ही कम था, जो अभी ये आया है वो थोड़ा सा ही कम था, 93,000 करोड़ था जो पिछले महीने, उससे थोड़ा ही कम था. However, as May GST compliance dates for smaller taxpayers were extended till early July, some of this revenue also reflects April sales. यानी कि जो GST compliance की डेट है छोटे टैक्स पेयर के लिए, वो बढ़ा दी गई जुलाई तक. ठीक है, और सम ऑफ दिस रेवेन्यू, और इसमें से ज़्यादातर जो पैसा है वो कहाँ से आता है, वो किसका दिखाया जाएगा? अप्रैल की सेल्स का दिखाया जाएगा. ओके, तो ये था हमारा पैसेज जंबल वाला, पैरा जंबल वाला. अब देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट ये होगा कि जो हमने कहा कि एंटरिंग इट्स 5th month 5th ईयर, ठीक है, कि 5वें साल में पहुंच गया GST और उसमें थोड़ा सा उछाल आया. ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट. अब हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी कि GST में उछाल आया, GST ने कितना कितना कमाया, वो ये आ गया सेकंड स्टेटमेंट. GST के आगे बात चली. फिर उसके बाद होगा कि जून महीने के जो रेवेन्यूज हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं मई की बात. अब हमने यहाँ पे बात करी कि जो ये अप्रैल के आंकड़े आए हैं और मई के आंकड़े आए हैं, और ये फिर बताया उन्होंने कि जो जून में आते हैं आंकड़े वो कब के होते हैं? मई के आंकड़े होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट. और इसके बाद होगा जब सेकेंड वेव जो सबसे पीक पर थी, तो ये जो आंकड़े हैं इन्हें ज़्यादा हैरान या निराश नहीं किया. ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट. और फिफ्थ स्टेटमेंट है कि हाउएवर एज में GST कंप्लायंस डेट्स फॉर स्मॉलर टैक्स पेयर, तो जो GST भरने की डेट्स हैं छोटे टैक्स पेयर के लिए वो एक्सटेंड कर दी गई हैं. ठीक है, सो ये हो जाएगा ऑप्शन 5. तो देखो हमारे स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ Q से. ठीक है, तो Q वाला A भी Q वाला है, C भी और D भी, यानी कि B तो नेग्लेक्ट हो गया. ठीक है, Q के बाद आएगा S, तो A और D जो है वो उसमें S आ रहा है, C भी गया. फिर आएगा P जो है वो D में आ रहा है, इसमें R आ रहा है, तो ये भी गया. ऑप्शन D इज करेक्ट. Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words or phrase. ठीक है, कुछ वर्ड्स या फ्रेज दिया हुआ है,
इसको आपने बताना है कि वन वर्ड में हम इसको क्या बोलेंगे। इनहेरिटिंग और डिटरमाइनिंग डिसेंट थ्रू मेल लाइन, यानी कि अपने पिता वाली साइड से कुछ चीज़ इनहेरिट करना, कुछ चीज़ आपको आगे जनरेशन बाय जनरेशन जो पासन होती है ना, इनहेरिट की जाती है, उस तौर पे आपको कोई चीज़ मिली है। जैसे कि आप सपोज करो कि बहू, मूवीज में दिखाया जाता है बहुएं शादी कर कर आती है, उनके हाथ में कंगन डाल दिए जाते हैं, ये हमारे पुश्तैनी कंगन है, मेरी सासू माँ ने मुझे दिए थे, उनकी ने उनको दिए थे। तो वो क्या हो गया, पैटर्नल साइड से आपको, तो वो तो आगे इन लॉ साइड से मिला। लेकिन अगर आपके पापा की फैमिली में ऐसा कुछ है जो आपको दिया गया, तो वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं पेट्रिलिनियल, यानी कि पिता की तरफ से, यानी कि पुरुष की तरफ से चले जाने वाला, आगे के आगे दिए जाने वाला कुछ इनहेरिटेंस। हॉन्ट का मतलब होता है किसी एक जगह पे बार बार जाना। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई सज़ा थी, अब आपको उससे मुक्ति मिल गई है, आपकी सज़ा माफ़ कर दी गई है। और मैलाप्रोपिज्म का मतलब होता है कि कोई बड़ा ही रिडिकुलस, यानी कि बड़ा ही गंदा सा यूज़ करता है वर्ड्स का। जैसे कोई लोग होते हैं ना जिनको नए नए वर्ड सीखना तो बड़ा अच्छा लगता है, बट उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उन वर्ड्स को यूज़ कहाँ किया जाए। या फिर कोई होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन खराब होती है, ठीक है, वो किसी वर्ड को कुछ और बोलते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, मैलाप्रोपिज्म। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। पीडीएफ और ऑडियो फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी अवेलेबल है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते ज़रूर रहिएगा।